हाय गाइस, आज हमारा लेक्चर क्लास 12 का है, साइंस मीडियम का, सब्जेक्ट मैथ पार्ट 1 का है, चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स लॉजिक। मैंने आप लोगों को कल और परसों जो पढ़ाया था वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाला है। वो 11 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी फिलहाल के लिए आज हम लोग 12वीं का चालू कर रहे हैं। 12वीं का हमारा पहला लेक्चर है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहला ही चैप्टर चालू हुआ है पार्ट 1 का, मैथमेटिकल लॉजिक। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो हमें चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि जब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझेंगी तो हमें समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहला टॉपिक है मेरा स्टेटमेंट है। अभी स्टेटमेंट क्या होता है वो ध्यान देना, क्योंकि आपको पेपर में कोई भी एक सेंटेंस देगा और पूछा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो मैं आपको उसका ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हमें पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। अभी ध्यान दीजिए, आपका सेंटेंस टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टाइप का है। सबसे पहला डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है ओपन सेंटेंस। और इन पांचों सेंटेंस में से सिर्फ यही वाला सेंटेंस, फर्स्ट वाला ही ऐसा सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट कहलाता है। सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जो स्टेटमेंट कहलाता है। और बाकी इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और ओपन सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि इन पांचों में से कौन सा सेंटेंस है। आपको पेपर में कोई भी एक सेंटेंस देगा और आपको पहचानना है कि इन कौन सा सेंटेंस, कि आपको पेपर में पहचानना पड़ेगा कि इन पांचों में से कौन सा सेंटेंस है। तो कैसे पहचानोगे उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दिया हूँ कि पांचों में से सिर्फ फर्स्ट वाला ही सेंटेंस ऐसा है जिसे स्टेटमेंट कहा जाता है, और बाकी चारों को स्टेटमेंट नहीं करता। मैं वन बाय वन आप लोगों को पहचानना चालू करता हूँ। सबसे पहला आपका है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि मैंने कोई सेंटेंस दिया, 1 सेंटेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, हमें पांचों में से सिर्फ फर्स्ट वाला ही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। आप कैसे पहचानोगे कि ये स्टेटमेंट है। सबसे पहला वाला इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या बोलता है कि अगर कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को आपको पढ़कर ऐसा लगे कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि प्लीज गिव मी द वाटर, प्लीज गिव मी द वाटर। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज गिव मी द वाटर, गिव मी द वाटर। मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया, और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसा सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहा जाता, ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहा जाता। अभी सेकंड जानते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है कि समझो कि कोई सेंटेंस है कि यहाँ पे मैंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी लगा दिया। अभी आपको सिंबल देख के पता चल जाए कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल हो तो आप पहचान जाइए कि दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, और ये भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ना ये और ये चारों में से कोई भी आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, सिर्फ डिक्लेरेटिव कहलाएगा। तो हमें डिक्लेरेटिव ही स्टेटमेंट कहलाता है, बाकी चारों नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे, ऐसे ही आपको पेपर में सेंटेंस देगा और आपको पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सेकेंड होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी का सिंबल रहेगा, आप तो इसे देख के पहचान जाओगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है कि जिसमें आप किसी से क्वेश्चन करो, तो सवाल करो। जैसे कि आप किसी से क्वेश्चन करो कि यू आर क्रेजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पागल हो। यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिया। अभी ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। तो ये भी क्या ये स्टेटमेंट कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा। मैंने आपको बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी वाला नहीं कहलाएगा। जो लास्ट वाला है वो थोड़ा सा अलग है।
इसलिए मैं आपको अभी इसे थोड़ा बारीकी से बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये तीनों समझ के रखिए कि इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। इम्पेरेटिव में आप किसे रिक्वेस्ट करते हो और एक्सक्लेमेटरी में लास्ट का एक्सक्लेमेटरी का सिंबल रहेगा और इंटरोगेटिव में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें ये सिंबल या फिर रिक्वेस्ट तीनों में से कोई दिखाई दे तो उससे आप स्टेटमेंट नहीं करोगे। क्लियर इतनी सी बात। अभी नेक्स्ट अगला चलते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है कि ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जो सही बोलेगा और गलत भी बोलेगा। मतलब वो कोई सेंटेंस देगा कि तो वो सही बोलेगा कि तो गलत। और जो ओपन सेंटेंस है ना वो उसका अपोजिट है, मतलब वो 50-50 का चांस देगा। जैसे कि हम लोगों ने देखो 10th स्टैंडर्ड में पॉसिबिलिटी नाम का चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है, हेड टेल वाला मतलब हेड टेल कॉस टाइम, ये चैप्टर कुछ वैसा ही रिलेटेड है। तो अभी मान के चलिए कि मैंने कोई एक कॉइन हवा में उछाला, तो कॉइन हवा में उछालूंगा तो हमें नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, यानी बोलते हैं ना उससे 50-50 का चांस है। तो ये ओपन सेंटेंस में कुछ वैसा ही है। ओपन सेंटेंस क्या बोलता है कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा वो 50-50 का चांस रहेगा। जैसे कि आज क्रिकेट में किसी ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए। अब मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में किसी ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किसने लगाए? नहीं लगाए। उसे ओपन सेंटेंस कहा जाता है। मतलब आपको जिसमें आंसर पता भी हो नहीं भी पता हो उसे ओपन सेंटेंस कहा जाता है। अभी डिक्लेरेटिव क्या बोलता है? डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस बोलता है जिसमें आपको आंसर बता के दे। जैसे कि आज MS धोनी जी ने आज मतलब क्रिकेट में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए। यहाँ पे 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, किसने लगाया? MS धोनी ने, यानी नाम बता के दिया वो। क्या नहीं, वो सही बोला कि झूठ? सही बोला। उसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस दो चीज़ों में पाया जाता है, एक होता है टी और एक होता है एफ। टी यानी ट्रू, एफ यानी फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स का ही पूरे चैप्टर में खेल है, ये हमें ध्यान देने का। ट्रू फॉल्स पूरा इसी चैप्टर का ही खेल है। तो हमें अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा दिया गया सेंटेंस ट्रू है और कौन सा दिया गया सेंटेंस फॉल्स है। तो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से ध्यान दें। तो अभी मैंने डिक्लेरेटिव कोई सेंटेंस लेता हूँ, कैसे कि अभी मानो कि मैं 5 + 3 और बराबर में 8 लिखता हूँ। ऐसे जरूरी नहीं है, आपको कभी कभी स्टेटमेंट दे, कभी कभी ऐसे मैथमेटिकल इंडक्शन भी दे सकता है, मैथमेटिकल इंडक्शन भी दे सकता है। तो बताया कि डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और ओपन सेंटेंस जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? वो आपको सही या गलत ये बता के देगा। अभी मान के चलो कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको दिया गया कोई आपको बार बार सेंटेंस दे, कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, तो भी आपको कंफ्यूजन है। मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। देखिए 5 और 3 8 होता है, राइट साइड में 8 दिए। क्या ये सही है? सही है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 5 और 3 8 होता है और 8 दिया भी है, ये ट्रू है। तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 - 2 और यहाँ पे लेता हूँ, मैं समझो कि एज्यूम करो 4 नहीं है। अभी ध्यान से देखिएगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, लेकिन है कितना? 4। ये तो गलत है, लेकिन आपको वो बता के दे रहा है ना कि मैं सम गलत है। मतलब आपको सम देख के पता चल जाएगा कि सम गलत है, आप फाइंड आउट कर पाओगे। हाँ, ये दिया गया सम गलत है, तो वहाँ पे क्या आता है? एफ, यानी ये कौन सा है? आपका स्टेटमेंट है। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसे आपको लगे कि ये सवाल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, पता चले कि हाँ ये दिया गया मतलब सही है, ट्रू, और गलत है, जिसमें आप तुरंत पता कर लो कि ये सही है और ये गलत है। ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब आपको ओपन सेंटेंस का अपोजिट है। अभी मानो कि यहाँ पे मैं x + 8 = 16 लेता हूँ, x + 8 = 16 लेता हूँ। अभी 16 यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, x है। x पे हम लोगों को कोई नंबर पुट करना है। x पे कौन से नंबर पुट करोगे? बहुत सारे पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें 16 चाहिए। x पे बहुत सारे नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पुट करना इम्पॉसिबल, मतलब कि उतना फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर पुट किए जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी होती है, क्या पुट करो, 50-50 चांस। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस आता है? ओपन सेंटेंस आता है। कौन सेंटेंस? ओपन सेंटेंस आता है। तो ऐसे आपको पेपर में आपको पहचानना पड़ेगा कि दिया गया सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। अभी जैसे कि कोई और सेंटेंस लेते हैं कि मान के चलो चेयर इज अ ब्लू कलर। चेयर इज अ ब्लू कलर। समझिए आपके सामने कोई चेयर है और वो चेयर रेड कलर की है, लेकिन दिखा ब्लू है।
मतलब वो गलत बोल रहा है, सेंटेंस क्या होता है, गलत बता रहा है, लेकिन वो सेंटेंस बता रहा है कि मैं गलत हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में क्या आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिससे आपको लगे कि वो सही और गलत दोनों बोल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि 6 इज द ऑड नंबर, 6 इज अ ऑड नंबर, 6 इज अ ऑड नंबर। 6 ऑड नंबर है नहीं, वो इवन नंबर है, लेकिन वो क्या बोलता है, ऑड नंबर, यानी वो गलत बता रहे हैं, तो भी ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है ना, सिंपल सा हिंदी में सरल वाक्य बोला जाता है, छोटा सा शब्द हो सरल वाक्य, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो 6 इज अ इवन नंबर, अगर मैं लिख देता 6 इज अ इवन नंबर, क्या 6 इवन नंबर है क्या, हाँ है, ये क्या है मेरा, ट्रू है, और ऊपर वाला क्या था, फॉल्स था, वो बता के दिया कि मैं ट्रू हूँ, मैं फॉल्स हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर हो गया, स्टेटमेंट कैसे पहचानना है, एक बार और रिवाइज करा रहा है। इंपेरेटिव मतलब कि जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करो, जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता, और लास्ट में अगर एक्सक्लेमेटरी का सिंबल आता है तो वो भी आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाता, अगर क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है तो भी वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए जो सही या फिर गलत बताए उसे डिक्लेरेटिव कहते हैं, लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें आप 50-50 का चांस हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो ओपन सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला कि ही स्कूल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ही स्कूल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने वहाँ पे ही का प्रयोग किया, मैंने स्कूल का नाम नहीं लिया। अभी ऐसे में कौन सा स्कूल है ये मुझे नहीं पता, कौन सा स्कूल है हमें ये नहीं पता, तो 50-50 का चांस है, उसे ही ओपन सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैंने किसी स्कूल का नाम लेता हूँ कि समझ लीजिए कि कलवा हिंदी स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने बोला कि किसी स्कूल का नाम लिया, कलवा हिंदी स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्कूल का नाम लेके बताया क्या वो ब्यूटीफुल है क्या है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। गाइस क्लियर हुआ स्टेटमेंट कैसे पहचानना है, ये हमारा पहला टॉपिक है बेसिक का। अभी हमें सेकंड पे चलना है, सेकंड वाला थोड़ा सा अभी सेकंड थर्ड ऐसे करके बहुत सारे बेसिक है, कम से कम बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आने वाला है, चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे चाहिए तो आप स्क्रीन शॉट की हमारा स्टेटमेंट है, जो सेकेंड टॉपिक स्टेटमेंट नहीं है और फर्स्ट वाला ही है। सेकेंड टॉपिक है हमारा ट्रूथ टेबल से कुछ रिलेटेड सम है, उसे हमें सॉल्व करना है कि ट्रूथ टेबल से रिलेटेड सम कौन सा है। ट्रूथ टेबल से कुछ रिलेटेड सम है, उसे अच्छे से देखना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव कंजक्शन, और सेकंड होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी हमें इसे पढ़ना है और इसे पढ़ना है कि आखिर कंजक्शन क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड और इसी से रिलेटेड आपका कंजक्शन से रिलेटेड ही आपका पूरा सम है। अगर ये आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा सम आसानी से रहेगा। आपको मैंने दो चीज़ बताया, ट्रूथ टेबल में दो चीज़ पाई जाती है, एक होता है टी और एक होता है एफ। टी यानी ट्रू, एफ यानी फॉल्स। ठीक है, अभी आगे कुछ और भी आने वाला है, तो ये दो तो पूरे आपके चैप्टर में धूम मचाने वाले हैं, तो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कंजक्शन। अभी कंजक्शन क्या होता है, मान के चलिए कि कोई दो सेंटेंस को अगर कोई दो अलग अलग सेंटेंस हो और उन्हें जोड़ने वाला शब्द जो बीच में रहता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। जैसे कि बनाना इज अ फ्रूट एंड ऑनियन इज अ वेजिटेबल। मैंने बनाना इज अ फ्रूट, ये अलग सेंटेंस हो गया, और ऑनियन इज अ वेजिटेबल ये अलग सेंटेंस हो गया, कि बीच में कौन आया, एंड आया। कौन आया, एंड। वो जो बीच में वर्ड आता है ना उसे ही कंजक्शन कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल आपके 5 कंजक्शन है, आपके 5 कंजक्शन है। सबसे पहले वाले कंजक्शन का नाम है और का सिंबल होता है वी। वी को आप और बोलते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वी। और के बाद आता है आपका एंड। एंड का सिंबल होता है उल्टा वी, इसे एंड बोला जाता है, लेकिन आपको खुद को समझने के लिए इसे उल्टा भी समझ के चलो। नेक्स्ट आता है आपका इफ देन। आपका नेक्स्ट आता है इफ देन। इफ देन मतलब होता है कि तीर जैसा निशान, राइट साइड में आपका तीर जैसा निशान रहेगा, उसे इफ देन बोलते हैं। अभी आपका फोर्थ वाला है, आपका फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ वाला है इफ एंड ओनली इफ। ये अभी ये क्या होता है, इसके दोनों तरफ में तीर का निशान रहता है, इसके दोनों तरफ में तीर का निशान रहता है। नेक्स्ट पांचवा है, पांचवा आपका है
नॉट, पांचवा आपका है नॉट। तो आप लोगों को ये सभी सिंबल याद करने हैं। और का सिंबल वी होता है, एंड का सिंबल उल्टा वी होता है, इफ देन का सिंबल एक तरफ तीर जैसा निशान देता है, और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल दोनों तरफ तीर का निशान है। अब चलता है नॉट। नॉट का दूसरा नाम निगेशन भी होता है। अभी ये निगेशन क्या होता है? निगेशन होता है ऐसे सिंबल होता है जिसे आप उल्टा एस बोलते हो। उल्टा एस, ये उल्टा एस दिख रहा है आपके पूरे चैप्टर में, ये उल्टा काम करेगा, टेंशन मत लो। जैसे ये दिख रहा है वैसे ही पूरे चैप्टर में ये उल्टा काम भी करने वाला है, इसके लिए मैंने इसको बोला ये उल्टा एस है। तो हम समझ के रख लिए ये कैसे अभी उल्टा काम करेगा। ठीक है, जो उल्टा एस है उसे निगेशन बोला जाता है, यानी क्या क्या काम करता है? उल्टा काम करता है। ये फिलहाल के लिए हम 1 2 3 4 के बारे में पढ़ेंगे। ये जब मैं ये ट्रूथ टेबल बताऊंगा आप लोगों को तो मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए अभी हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे। अभी मान के चलिए कि कोई ऐसा सेंटेंस जो दो अलग अलग सेंटेंस से जुड़कर बना हो, दो अलग अलग सेंटेंस से जुड़कर बना हो, जैसे कि बनाना, बनाना इज अ फ्रूट एंड बनाना इज अ फ्रूट, और लेता हूँ, और ऑनियन इज अ वेजिटेबल। तो गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बनाना इज अ फ्रूट, ऑनियन इज अ वेजिटेबल, दो अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन बीच में कौन है? और है। बीच में कौन है? और है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को पहले वाले सेंटेंस को पी मानना है, ये कंपल्सरी है। पहले वाले सेंटेंस को पी मानना है, सेकेंड वाले सेंटेंस को आपको क्यू मानना है। पहले वाले सेंटेंस को पी मानोगे और सेकेंड वाले सेंटेंस को क्यू, और बीच में कौन है? और कौन है? कंजंक्शन है। इसका सिंबल क्या है? वी है। क्या आ गया यहाँ पे? वी। अभी यानी आपका क्या बनेगा? पी और वी और बना क्यू। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में ये बना, मैथमेटिक्स की भाषा में आपका ये बना है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, बस आप ध्यान, इसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले शो करके दिखाना पड़ेगा कि आपने ये कैसे बनाया। तो आपको इसके नीचे करके लिखना है लेट यानी मानना। पहले वाले सेंटेंस को आपने क्या माना? पी। आपको अगर कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस आएगा, आपको पहले वाले सेंटेंस को पी ही मानोगे और सेकेंड वाले सेंटेंस को क्यू ही मानना है। तो मैंने पहले वाले सेंटेंस को पी माना, तो मैं लिखूंगा कि P इक्वल टू बनाना इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, और क्यू को मैंने क्या माना? ऑनियन इज अ वेजिटेबल, ऑनियन इज अ वेजिटेबल, बनाना इज अ फ्रूट, ऑनियन इज अ वेजिटेबल। अभी आप कौन से फॉर्म में लिख रहे हो? मैथमेटिकल फॉर्म। आपको पेपर में ये सेंटेंस देगा और बोलेगा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, तो अभी हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अभी मैं नीचे लिखता हूँ कि फर्स्ट वाले सेंटेंस को आपको पी मानना है और सेकंड वाले सेंटेंस को आपको क्यू मानना है। ये पी मेरा ये हो गया, क्यू मेरा ये हो गया, और बीच में जो कंजक्शन रहता है उसे आप लोग क्या मानते हो? कंजक्शन का वर्ड देखा जाता है, और उसे ही आपको जो कंजक्शन है, और आया तो वी, एंड आया तो उल्टा वी, अगर इफ देन आता है तो तीर वाला, और इफ एंड ओनली इफ आता है तो दोनों तरफ तीर। ये चारों चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रहे। तो फिलहाल के लिए बनाना ऐसा ब्यूटीफुल, ये मेरा पी माना, ऑनियन इज अ वेजिटेबल, ये मैंने क्यू माना। तो आपको शो करके दिखाना है, लेट पी इक्वल टू बनाना इज अ फ्रूट, क्यू इक्वल टू ऑनियन इज अ वेजिटेबल। आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अभी हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में फर्स्ट वाले सेंटेंस को माना मैंने पी, बीच में और सेकंड वाले सेंटेंस को माना मैंने क्यू, बीच में कौन था? निगेशन, और का सिंबल क्या है? वी। ऐसे ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अभी ये कौन सा था? और। अभी एंड कैसे रहेगा? सेम एंड वैसे ही है, बीच में और की जगह पे क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा, लेकिन आपका पी और क्यू वही रहेगा, पी और क्यू चेंज नहीं होने वाला। फर्स्ट वाले सेंटेंस को आपको पी ही मानना है, सेकंड वाले सेंटेंस को आप क्यू ही मानोगे। ये आपका पी, ये आपका क्यू, और बीच में कोई नेगेशन। तो यहाँ पे आपका जो था एंड का सिंबल क्या है? आपका उल्टा भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका उल्टा भी। तो सेम आपका यहाँ पे वी की जगह पे कौन सा भी आ जाएगा? उल्टा भी। यही आपको करना है सेम एंड में। अगर आपका इफ देन आता है तो इफ देन दो अलग अलग मतलब वर्ड है, इफ अलग है, देन अलग है, तो ये कैसे होगा? आपका ये भी कुछ वैसे ही सेम है, इफ शायद स्टार्टिंग में आ जाएगा और देन आपका बीच में आ जाएगा। तो सेम इफ देन का सिंबल क्या है? तीर जैसा। तो जहाँ पे आप बीच में जो कंजक्शन है वहाँ पे क्या बना दोगे? तीर। यहाँ पे क्या बना दोगे? आप तीर बना दोगे। ऐसे आपको पहचानना है।
अगर इफ एंड ओनली इफ आया तो क्या बनाओगे आप, दोनों तरफ तीर बना दोगे। तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पे कौन सा कंजक्शन आया है। तो जो फर्स्ट वाला आपका सेंटेंस रहेगा उसे पी कंसीडर करना है और सेकंड वाले सेंटेंस को क्यू कंसीडर करना है। ये आपका कौन सा रहा आप लोगों का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपको अगर आएगा और आपको क्वेश्चन में पूछेगा मैथमेटिकल फॉर्म में बनाओ, तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसे आप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग सीखेंगे आप इसी सेंटेंस को ट्रूथ टेबल में कैसे बनाओगे। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि जब कंपाउंड स्टेटमेंट आप लोगों का ऐसे दिया रहेगा तो आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट में आपका दो सेंटेंस रहता है, पहले वाले सेंटेंस को पी मानना है, सेकेंड वाले सेंटेंस को क्यू मानना है, और दोनों के बीच में जो कंजक्शन रहता है उसका सिंबल दिखा के आप ब्रैकेट में ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में आप कवर करो। अब चलते हैं ट्रूथ टेबल में। अगर आपसे पेपर में ऐसा सेंटेंस दिया और बोला कि ट्रूथ टेबल बनाओ, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो अभी आप ध्यान में कुछ पहली बातें रखिए कि ट्रूथ टेबल बनाते समय ट्रूथ टेबल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब जैसे कि ट्रूथ टेबल में सिर्फ टी एफ ही सबका खेल है। टी एफ अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं टी एफ टी एफ तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ टी एफ टी लेता हूँ, कितना हुआ 3। तो ऐसे जो नंबर है ना, ऐसे कुछ कॉलम्स होते हैं। तो ट्रूथ टेबल में 3 कॉलम रहते हैं, मतलब ऐसे 3 नंबर का कॉलम रहता है। पहला वाला नंबर रहता है 2 से, पहला वाला नंबर 2, सेकंड वाला 4 और तीसरा वाला 8। मतलब ऐसे 2 में आता है और ऐसे 4 बार आता है और ऐसे 8 बार। अब 2 बार कब आता है, 4 बार कब आता है और 8 बार कब आता है, वो चीज़ों पे अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए कि कोई एक सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे कि आई एम इट इज़ अ गुड पर्सन, इट इज़ अ गुड पर्सन, वो सिंपल सा सेंटेंस है, यानी हम उसे पी मान सकते हैं। तो अगर सिंपल सा सेंटेंस एक सेंटेंस आता है तो वहाँ पे 2 कॉलम बनता है। अगर 2 सेंटेंस जैसे कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस और ऐसे 2 सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे 2 बनेगा, एक पी बनेगा और एक क्यू, तो वहाँ पे आपका टोटल 4 बनता है। अगर मान के चलिए कि 3 आया, 3 मतलब कैसे, पी क्यू आर। अभी यहाँ पे पी क्यू समझ में, अभी आर क्या है देखिए। अगर कभी भी आर साथ में आया ना तो वो सेंटेंस नहीं देगा, वो सेंटेंस नहीं देने वाला है आपको, ऐसे कुछ करके दे देगा। मतलब कि जैसे कि ब्रैकेट में पी एरो क्यू और नॉट आपको आर दे दिया, और करके और ऐसे आर पी क्यू आर ऐसे करके देगा और आप लोगों को ट्रूथ टेबल बनाना। अगर ये पी क्यू आर 3 कॉलम वाला आएगा तो आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं देगा, ये बात का ध्यान है। और ज़्यादातर आपका ट्रूथ टेबल जो पेपर में पूछा जाता है वो 4 और 8 इन्हीं का पूछा जाता है। तो फटाफट ध्यान दीजिए, 2 4 8 में सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप बनाओगे। लेट मान के चलता हूँ कि मुझे 2 का कॉलम बनाना है। कितने का कॉलम बनाना है, 2 का। तो 2 में कैसे बनता है, 2 में क्या है, P और Q है, तो P और Q। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 4 बनाना। कितना बनाने का मुझे, 4। कितने का कॉलम है ये, 2 का कॉलम है, 2 का। 2 में कितना बनता है, 4 बनता है। तो 4 कैसे बनाओगे, 2 बार T और 2 बार F बनाना है, 2 बार T और 2 बार F बनाना है। और Q में क्या बनाओगे, 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F, 4 बार हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे 4 बने। जब सिर्फ P और Q आएगा तो ऐसे 4 बनेगा, 2 बार T 2 बार F, और उसके राइट साइड में 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F। ठीक है, ऐसे 4 बार कब बनता है, जब P और Q सिर्फ 2 चीज़ है, P और Q तब चलता है। अगर मान के चलिए कि R भी आ जाए, अगर R भी आ जाए, कौन आ गया, R भी आ गया, अभी क्या करोगे, तो अभी एक कॉलम बढ़ गया, आर आ गया। जब आर आएगा तो मैंने आपको क्या बोला कि 8 बनता है। कितना बनता है, 8 बनता है। 3 में आप लोगों का 8 बनता है। 8 कैसे बनाओगे, 8 बनाते समय आप लोगों को 4 बार टी बनाना है फर्स्ट वाले कॉलम में और 4 बार एफ बनाना है, ऐसे 4 बार टी 4 बार। और उसके अपोजिट वाले में आप लोगों को 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी और 2 बार एफ बनाना है। आर में कैसे क्या बनाओगे, 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। यह आपका ऐसे 8 का कॉलम बनता है।
समझा? 2 का कॉलम कैसे बनेगा? 2 का कॉलम में 2 बार टी 2 बार एफ, और इसमें कैसे बनेगा? 4 बार टी 4 बार एफ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला ही कॉलम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिया था? और लिया था। क्या लिया था? और लिया था। तो चलिए, और का सिंबल क्या है? वी। मैं यहाँ पे वी बनता हूँ, वी। हम लोग सबसे पहले और से चालू करते हैं, ये और से चालू करो। ये कौन सा कॉलम है? ये कौन सा स्टेटमेंट है मेरा? और वाला है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? तो चलिए आप लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। अभी ट्रूथ टेबल सबसे पहले स्टेटमेंट कितना है? पी क्यू, 2 है, एक पी है एक क्यू है। आप सबसे पहले 2 कॉलम बनाओ, पी और क्यू, 2 कॉलम बनाओ। अभी साथ में नीचे वाला भी आता है, पी और क्यू, ये भी आएगा लास्ट वाला। तो यहाँ पे इसमें आप लिख लो पी क्यू। अभी आप सोचोगे अरे आर मैंने बताया था कि सर ने बोला था कि अगर पी क्यू आर आएगा तो आर, मैंने क्या बोला कि पी क्यू आर, ये तो पी क्यू पहले वाला ही है, तो इसमें आपको नहीं सोचना है। पी क्यू और पी क्यू आर वो अलग अलग होता है, पी क्यू और पी क्यू आर अलग अलग है। अगर पी क्यू आर अगर आपको ऐसा 3 अक्षर दिखे तो आप लोगों को 8 बार बनाने का, मतलब टी टी एफ 8 बार, लेकिन यहाँ पे पी क्यू ही है तो घबराना नहीं है। ठीक है, पी क्यू है और साथ में पी क्यू के कौन है? नॉट है। तो अभी ये कैसे बनेगा? तो अच्छे से समझ कर, मैंने क्या बोला कि पी क्यू कितने वाला डब्बा है? ये 4 वाला, यानी 4 बनता है इसमें। तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप लोग? 2 बार टी बनाओगे, 2 बार एफ बनाओगे, और उसके अपोजिट में 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, ऐसे बनाओगे। हो गया। अभी ये कैसे बनेगा गाइस? ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है? वी है। वी यानी क्या होता है आपका? और क्या बोलता है? और कहाँ से बनेगा? पी और वी का कॉम्बिनेशन। तो पी और वी में, यानी इसमें और इसमें क्या निकालने का? वी निकालना है। तो वी मतलब क्या होता है? वी मतलब क्या होता है? इसमें और इसमें, ये कॉलम और ये कॉलम, इसमें और इसमें, दोनों में देखने, और दोनों में से किसी एक के पास भी टी रहेगा, किसी एक के पास भी टी रहेगा, तो यहाँ पे टी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे टी, यहाँ पे, यहाँ तो दोनों के पास टी है तो टी डाल दो। यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, एक के पास टी है ना तो टी डाल दो। यहाँ पे एफ टी, एक के पास टी है तो भी टी डाल दो। यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, टी है ही नहीं तो वहाँ पे एफ डाल दो। ऐसे करना, यानी ये जो और है, सॉरी ये आपका और है। और क्या बोलता है कि अगर पी और क्यू में दोनों में से किसी एक के पास भी टी रहेगा तो आप लोगों को टी टी ही लिखना है। अगर दोनों के पास भी टी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एफ और एफ था, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? एफ लिखोगे। ऐसा ये कौन बोलता है? और बोलता है। ठीक है, और समझा? और कैसे निकालते हैं? और मतलब दोनों में से चेक करने का, अगर दोनों में से किसी एक के पास भी टी रहेगा तो आपको साइड वाले में टी और टी कंसिडर करना। अगर टी नहीं रहेगा, जैसे लास्ट वाले में एफ एफ था, टी है नहीं, तो वहाँ पे एफ लिख देंगे। और ये कौन सा हुआ? और का हुआ। इसके फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके जाके समझ में आएगा। अभी हम लोग चलते हैं एंड पे। अभी इससे मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे कौन आएगा आपका? एंड। एंड का सिंबल आपका ऐसे है, तो यहाँ पे चलो एंड भी हो गया मेरा, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा। ठीक है, अभी एंड वाला क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंड है। पी और क्यू कॉलम सेम रहेगा, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। पी क्यू सब में सेम रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी आता है कि मतलब कि पी और क्यू मतलब दो का बनाओ, पी और क्यू का 2 का, तो वहाँ पे 4 बार बनता है, तो 4 बार ऐसे ही बनेगा। ये सब में सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। अभी बस मुझे क्या निकालने का? एंड निकालना है। अभी एंड का क्या बोलता है? एंड क्या बोलता है? एंड ये देखो, अभी ध्यान से देखिएगा कि एंड आपका क्या बोलता है। तो गाइस ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ? एंड। इसके पहले मैंने क्या निकाला था? और मतलब क्या? अगर दोनों में से किसी एक के पास भी टी है तो मैं टी लिखूंगा। ये मैंने, कौन बोलता है? और। एंड क्या बोलता है? एंड क्या बोलता है कि पहला वाला टर्म और दूसरा वाला, यानी पी क्यू में मुझे क्या निकालने का है? एंड निकालना है। तो एंड कैसे निकलता है पता है? अगर ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, अगर दोनों के पास टी है, दोनों के पास टी है, तो यहाँ पे टी लिखोगे, नहीं तो एफ लिखना है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तो एक ही के पास टी है, एक के पास एफ है, तो क्या करोगे? वहाँ पे एफ लिख दोगे। यहाँ पे एफ टी, एक के पास ही टी है तो भी एफ लिखोगे। यहाँ पे एफ एफ, यहाँ पे किसी के पास टी नहीं है तो एफ लिखोगे। मतलब एंड क्या बोलता है? एंड क्या बोलता है कि अगर इसके पास दोनों के पास टी रहेगा तो मैं टी लिखूँ, अगर नहीं है तो मत लिखो, छोड़ दो ऐसे। यहाँ पे टी और एफ था, टी था ही नहीं तो वहाँ पे क्या लिखोगे? एफ। एफ 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 था, टी था, टी नहीं था तो एफ लिखोगे। एफ एफ अलग अलग है तो एफ लिखोगे।
ठीक है, मतलब आपका ये जो एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों के पास टी है तो टी लिखो, अदरवाइज एफ एफ लिख दो। और जो इसके पहले और था, और क्या बोलता था कि अगर दोनों में से किसी एक के पास भी टी रहेगा तो टी लिखो, नहीं तो मत लिखो। ये सब चीज़ों का ध्यान में रहे, यही सब आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इन्हीं सब के ऊपर आपका पूरा सम है। तो मैंने आपको और बताया, एंड बताया, और आपको चलता हूँ मैं अभी इफ देन। इफ देन यानी बीच में क्या आता है, देन आता है। इसका सिंबल कैसा है, एरो वाला। स्टार्टिंग में क्या आएगा, इफ आएगा। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे डायग्राम, तो जहाँ पे जहाँ पे आप ना एंड वहाँ पे चेंज करो, इफ देन। अभी यहाँ पे क्या निकालना है, इफ निकालना है। तो अभी इफ वाला सिंबल क्या है, इफ थोड़ा हटके है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ क्या बोलता है कि अगर मैं पहला टी बना रहा हूँ और दूसरा एफ बना रहा हूँ, पहला टी बनाता हूँ और दूसरा एफ बनाता हूँ, तो आंसर में एफ लिखो, नहीं तो टी लिखो, ये बोलता है। तो मतलब पहला टी और पहला एफ अगर है तो एफ लिखो। तो हमें इन दोनों कॉलम में क्या करेंगे, हम मैच करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये मेरा दूसरा वाला था। तो पहला टी और दूसरा एफ कौन सा ऐसा बोलता है, इफ देन बोलता है। तो हम लोग चेक करते हैं, इफ देन पहला टी दूसरा एफ, पहला टी दूसरा एफ। देखिए सेकंड वाला कॉलम, पहला टी दूसरा एफ, पहला टी दूसरा एफ, यानी यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, एफ। और बाकी कोई सेम नहीं है, टी टी है, एफ टी है, एफ टी एफ एफ, यानी टी एफ कहीं पे भी नहीं, सिर्फ ये अकेला था टी एफ, वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एफ। अब इसके जैसा नहीं है तो क्या लिखोगे, उसका उल्टा। एफ का उल्टा क्या होता है, टी। तो सब में क्या दे दो आप, टी दे दो। ऐसे बोलता है इफ देन। क्लियर हुआ। इफ देन क्या बोलता है कि अगर पहला टी और दूसरा एफ हो तो एफ लिखो, अगर ऐसा नहीं है तो टी लिखो। जैसे कि यहाँ पे टी टी था तो मैंने टी लिख दिया, यहाँ पे टी एफ था तो एफ, टी एफ था मतलब टी एफ फॉर्मूला था, तो वहाँ पे क्या लिखा मैंने, एफ एफ लिख दिया। अदरवाइज मैंने सब में क्या लिखा, टी लिखा। ये इफ देन भी हो गया। अभी कौन सा चलते हैं हम लोग, इफ एंड ओनली इफ। अभी चलेंगे हम लोग इफ एंड ओनली इफ। तो अभी ये थोड़ा सा देखिएगा, इफ एंड ओनली इफ। ठीक, इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे इफ देन, यहाँ पे लिख दीजिए ओनली इफ। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भी दोनों तरफ में क्या बना देता हूँ, एरो बना दे रहा हूँ। इफ देन ओनली इफ। अभी इफ देन एफ क्या बोलता है, इफ देन एफ क्या बोलता है, इफ देन बोलता है कि पी और क्यू में क्या बोलता है, पी और क्यू में अगर दोनों तरफ सेम सेम रहे, अगर टी टी रहे तो चलेगा, एफ एफ रहे तो भी चलेगा, लेकिन सेम रहना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम सेम रहे, मतलब टी टी एफ एफ सेम सेम रहेंगे तो वहाँ पे टी लेना है, टी लेना है, नहीं तो एफ ले लो। अगर टी एफ हो, एफ टी हो तो वहाँ पे एफ ले लो, लेकिन अगर टी टी या फिर एफ एफ हो तो वहाँ पे टी लेना। ऐसा कौन बोलता है, इफ एंड ओनली इफ बोलता है। तो यहाँ पे टी टी सेम सेम है तो मैं क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। टी एफ अलग अलग है ना, तो मैं क्या लिखूंगा वहाँ पे एफ। यहाँ पे एफ टी ये भी अलग अलग है तो क्या लिखूंगा मैं, एफ। यहाँ पे एफ एफ सेम सेम है तो क्या लिखूंगा मैं, टी लिखूंगा। क्लियर हुआ। इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है कि अगर पी और क्यू में दोनों सेम सेम रहेंगे तो टी लिखो, दोनों सेम सेम रहेंगे तो क्या लिखो, टी लिखो। ठीक है, वापस एक नेक्स्ट 1 2 3 4। अभी नेक्स्ट मेरा क्या है, निगेशन। थोड़ा प्लीज निगेशन पे भी ध्यान दीजिए। निगेशन क्या होता है, निगेशन मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा। किसी चीज़ का उल्टा मतलब कि जैसे कि मैं पी बनाता हूँ, पी का मैंने ले लिया, टी एफ ले लिया, दो कॉलम ले लिया। अभी मुझे पी निकालना है, सेम निकालना, बस उसके बीच में निगेशन लगा लेना। तो निगेशन का मतलब क्या होता है पता है, किसका निगेशन है, पी का। पी कहाँ पे, यहाँ पे। तो पी का टर्म क्या होता है, टी एफ। तो मतलब उसका उल्टा होता है, टी का उल्टा क्या होगा, एफ। एफ का उल्टा क्या होगा, टी। ये निगेशन होता है। निगेशन मतलब बोलता है कि मैं जिसके साथ में निगेशन लगूंगा उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे क्यू रहता तो मान के चलो कि ऐसे ही मैं बड़ा नंबर लेता हूँ कि टी एफ ले लिया, ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ मैं, एज्यूम करो। तो यहाँ पे मैं निगेशन लगा रहा हूँ क्यू का। तो निगेशन कहाँ पे लगा है, क्यू के बगल में। तो क्यू का ये है, तो निगेशन मतलब क्या होता है, क्यू का जितना भी पार्ट है उसका क्या करो, उल्टा करो। तो टी का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। एफ का उल्टा क्या होता है, टी होता है। टी का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। एफ का उल्टा क्या होता है, टी। ये कौन करता है, निगेशन। अगर मान के चलिए कि ये पहला ये तीसरा कॉलम, अगर इसके बगल में सेम मैं यही लिखता, पी ये वाला लिखता और बस यहाँ पे निगेशन लगा देता। क्या लगा देता मैं, निगेशन। तो निगेशन मतलब किसका निगेशन, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे। इसका आंसर निकला है तो इसका हम लोग क्या कर देते, उल्टा कर देते। क्या कर देते, उल्टा। टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी, एफ का उल्टा टी, टी का उल्टा एफ। ऐसे ही बोला जाता है निगेशन।
क्लियर हुआ? ये सब आपका सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं आप लोगों को आगे का जो ट्रूथ टेबल होता है वो कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा। ये तो बस हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ा, कल मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि कोई सम आपको ऐसे दिया रहेगा कि पी और क्यू का इंडिकेशन निकालो क्यू के साथ, तो ऐसा ऐसा कुछ सम है आपके टेक्स्ट बुक में है। मैं कल ये सब आपको क्लियर करके बताऊँगा। चलिए ठीक है, मिलते कल के लेक्चर में।